देखो, एम्प्लॉय सेंट्रल जो है ना, दिस इज अ मॉड्यूल इन सक्सेस फैक्टर। ठीक है। और ईसी इज अ मॉड्यूल विच इज रिलेटेड टू द कोर ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी। ठीक है। अब अगर आपसे कोई एक वर्ड में मतलब उसमें पूछे लाइन में कि व्हाट इज ईसी, सो एम्प्लॉय सेंट्रल मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एम्प्लॉय मास्टर डेटा। सिंपल, यही इसका आंसर होगा। एम्प्लॉय सेंट्रल मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एम्प्लॉय मास्टर डेटा। अब जो आप ये मास्टर डेटा मेंटेन करोगे, राइट, इसके पीछे कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो as a EC consultant, you need to configure this application so that your end user can easily maintain the master data for employee. ठीक है। सक्सेस फैक्टर जो एप्लीकेशन है, इसके दो सिस्टम्स हैं। वन इज प्रोविजनिंग, जो बैकएंड सिस्टम है। ठीक है। दूसरा है इंस्टेंस। इंस्टेंस ऐसा है। पहला वाला क्या था, दूसरा वाला इंस्टेंस है, पहला वाला। एक मिनट, होल्ड ऑन। द फर्स्ट सिस्टम इज अ प्रोविजनिंग सिस्टम। ठीक है। प्रोविजनिंग, ये प्रोविजनिंग। स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्रोविजनिंग सिस्टम। कैन यू सी दिस? दिस इज अ यस। प्रोविजनिंग सिस्टम। ओके। दिस एंड प्रोविजनिंग सिस्टम इज अ बैकएंड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? बैकएंड सिस्टम है। बैकएंड। यहाँ पर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे एज अ ईसी कंसल्टेंट। आई एम रिपीटिंग, एज अ ईसी कंसल्टेंट मैंने बोला कि कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे। योर ऑल कॉन्फ़िगरेशन यू विल डू इन दिस इंस्टेंस सिस्टम। कहाँ पे करोगे सारी कॉन्फ़िगरेशन? इंस्टेंस सिस्टम पे करोगे। ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इंस्टेंस, ये आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। प्रोविजनिंग सिस्टम का एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा। द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज प्रोविजनिंग सिस्टम तो आपको तब भी नहीं मिलेगा जब आप जॉब पर होगे और आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो प्रोविजनिंग सिस्टम सिर्फ सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स को दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं दिया जाता। ठीक है। और इसका जो यूज है वो सिर्फ कंपनी सेटिंग्स के लिए किया जाता है, यानी सिस्टम को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। यानी ये बैकएंड सिस्टम है। यहाँ से आप जिन चीजों को इनेबल और डिसेबल करोगे उसी को आप इंस्टेंस में यहाँ पर देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। तो यू फर्स्ट स्टेप एज ए ईसी कंसल्टेंट, आपका पहला स्टेप पता है क्या होगा? यू नीड टू लॉग इन प्रोविजनिंग। आपको प्रोविजनिंग में लॉग इन करना होगा। ठीक है। क्यों करना होगा? मान लीजिए ऐश्वर्या, यू डिप्लॉयड एज अ कंसल्टेंट, यू आर सर्टिफाइड कंसल्टेंट। ठीक है। आई हैव वन क्वेश्चन। हम्म। ये जो बैकएंड सिस्टम है, ये डायरेक्टली ग्लोबल सर्वर से कनेक्ट रहेगा मतलब? ग्लोबल सर्वर से नहीं कनेक्ट रहेगा, इसका लाइसेंस आपको मिलेगा, लेकिन इसकी एसएपी की एक शर्त ये है कि वो तभी इसको इसको देगा जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगा। अदरवाइज ये सिस्टम, अगर आप कंसल्टेंट भी हो पर अगर आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट नहीं हो तो आपको ये नहीं मिलता है एक्सेस। ठीक है। ओके। और ये किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलता है, क्योंकि देखो इसमें कॉन्फ़िगरेशन तो है ही नहीं। दिस इज द बैकएंड सिस्टम, और ये कंपनी सेटिंग के लिए चीजों को इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो मैं आपको सिनेरियो बता रही थी कि ऐश्वर्या, मान लो आप एज अ कंसल्टेंट डिप्लॉय हुए हो, राइट, एंड यू नीड टू कॉन्फ़िगर दिस एप्लीकेशन फॉर अ वॉलमार्ट एंड यू आर पार्ट ऑफ कैपजेमिनी। यू आर कंसल्टेंट इन कैपजेमिनी। ठीक है। तो आपको वॉलमार्ट के लिए कंपनी सेटिंग्स करनी होंगी, यानी वॉलमार्ट की में की क्या चीजों को इनेबल या डिसेबल करना है, तो ये आपको करना होगा। तो कंपनी विल टेल यू, ओके सो ऐश्वर्या, डू वन थिंग, मेक योरसेल्फ सुपर एडमिन, लॉग इन प्रोविजनिंग सिस्टम एंड इनेबल और डिसेबल द थिंग। ठीक है। ये आपको करना होगा। तो आपका पास यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, एक टिकट रेस की जाएगी एसएपी को, कोई मुझे इस ऐश्वर्या के लिए मुझे प्रोविजनिंग एक्सेस चाहिए। ठीक है। एक प्रोविजनिंग एक्सेस चाहिए, तो आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा, आप लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो आएगी, दिस विंडो। ठीक है। इस विंडो में आप कंपनी सेटिंग पे क्लिक करोगे, क्योंकि ये आपको करना है। ठीक है। कंपनी सेटिंग में क्लिक करोगे। कंपनी सेटिंग करने के बाद काम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। आई शो यू अनदर स्क्रीनशॉट।
ये देखो, ये प्रोविजनिंग सिस्टम है। जैसे ही मैंने कंपनी सेटिंग में क्लिक किया, आई विल गेट ऑल दिस। अब मुझे जो भी काम करना है, सपोज आई नीड टू इनेबल एम्प्लॉय सेंट्रल, एक्सेल में काम करा है आपने, आप कंट्रोल एफ करते हो, काम करता है ना कंट्रोल एफ, तो आप कंट्रोल एफ करोगे, एम्प्लॉय सेंट्रल यहाँ पे टाइप करोगे, एंटर हिट करोगे, सिस्टम विल गिव यू द रिजल्ट इन येलो कलर। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो यहाँ पे जो वर्जन एक्टिवेट करना है, जो पर्टिकुलर टास्क एक्टिवेट करना है, उस पर आके सिर्फ आपको क्लिक करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपके पास शेयर कर दूंगी। इनकेस अगर फ्यूचर में अगर आपको लगेगा, तो इसी तरीके से काम होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर और कुछ नहीं करना है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोविजनिंग सिस्टम, so provisioning system is a backend system. We do use the system for providing uh, access. Okay, or access भी नहीं बोलोगे, for we do use the system just to enable or disable the thing as per the company requirement. ये correct sentence है। We do enable or disable the thing as per the company requirement। और सुपर एडमिन जो होता है ना, सुपर एडमिन वो आप इस सिस्टम में बनाते हो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है एज ए इसी कंसल्टेंट। ठीक है, बस इतना सा काम है। ये क्लियर है? क्या करना है, क्या है प्रोविजनिंग सिस्टम? दिस इज क्लियर? या क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका, ये प्रोविजनिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं इंस्टेंस की। ठीक है, इंस्टेंस में भी क्या है, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा। मैं लॉग आउट करती हूँ। क्योंकि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है तो कुछ डाउनलोड नहीं करना, देयर इज ए वन लिंक। प्रोविजनिंग के लिए भी आपको एक लिंक ही दिया जाएगा। ठीक है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, एंड यू कैन स्टार्ट योर कॉन्फ़िगरेशन। जो भी काम करना है आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जस्ट टेल मी सम स्टेप्स फॉर इजी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो आपका पहला स्टेप होता है प्रोविजनिंग सिस्टम में लॉगिन करना। प्रोविजनिंग सिस्टम में लॉगिन करना सो दैट यू कैन डू द कंपनी सेटिंग एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा सुपर एडमिन। अब प्रोविजनिंग सिस्टम में कौन लॉगिन करेगा? जो सुपर एडमिन होगा। अब सुपर एडमिन मैंने आपको क्या बताया, सुपर एडमिन आप प्रोविजनिंग से ही क्रिएट करोगे। अब सुपर एडमिन प्रोविजनिंग से कैसे क्रिएट करोगे वो देखते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसे ही यूजर नेम पासवर्ड होगा, आप ऐसे ही लॉगिन करोगे। लॉगिन करोगे, ये वाली विंडो आपके पास आएगी। ठीक है, कंपनी सेटिंग पे क्लिक करोगे। कंपनी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, दिस, है ना? आपको वही कंट्रोल एफ, इतना याद रखना, प्रोविजनिंग में कंट्रोल एफ काम करता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने कंपनी सेटिंग में क्लिक किया, यहाँ पर कंपनी सेटिंग में क्लिक किया, वैसे ही क्या होगा, आपको कंट्रोल एफ करना है, वहां पे डालना है एडमिन। आप एडमिन डालोगे, सिस्टम आपको एडमिन पे लेके चला आएगा, एंटर हिट करोगे। यहाँ पे देखो क्रिएट एडमिन का ऑप्शन दे रहा है। तो एडमिन यूजर नेम, एडमिन पासवर्ड, एडमिन फर्स्ट नेम, एडमिन लास्ट नेम, एडमिन ईमेल और क्रिएट एडमिन। ठीक है, ये आप करोगे क्रिएट एडमिन। उसके बाद वो पूछेगा किस, आपकी कंपनी आईडी पूछेगा। अब कंपनी आईडी क्या है, दिस इज योर कंपनी आईडी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो ये मेरी कंपनी आईडी है, दिस इज माय कंपनी आईडी। तो ऐसे वो आपकी कंपनी आईडी पूछेगा। ठीक है, आपको वो कंपनी आईडी यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, और सेव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडमिन यूजर पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी क्रिएट किया, कंफर्म करा। सो यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ सुपर एडमिन ऐश्वर्या। एंड व्हाई यू हैव दिस प्रिविलेज इज बिकॉज यू आर सर्टिफाइड कंसल्टेंट। तो सर्टिफाइड कंसल्टेंट अपने आप को सुपर एडमिन बनाएगा। एंड सुपर एडमिन इज अ पर्सन हु हैज ऑल द राइट बाय डिफॉल्ट, जिसे किसी को राइट देने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में जो भी काम है, जो भी एक्सेस है, उसके पास वो राइट बाय डिफॉल्ट। तो स्टेप नंबर वन क्या है, देखा जाए तो स्टेप नंबर वन क्या है हमारा, कि फर्स्ट वी नीड टू लॉग इन एंड प्रोविजनिंग, मेक आवरसेल्फ सुपर एडमिन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेटा मॉडल पर। ठीक है, अब डेटा मॉडल पे बात करेंगे। अब डेटा मॉडल क्या है, चलो सुपर एडमिन बने, चलो मैं एक काम करती हूँ, आप ऐसे लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। आप हेडिंग डालो, इसी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? जी जी। हम्म, हेडिंग डालो,
अमर हेडिंग डालो इसी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप। नंबर वन लिखो प्रोविजनिंग सिस्टम अकाउंट, यानी इसमें आपको लॉग इन करना है। दिस इज नंबर वन थिंग। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया? अमर, फर्स्ट स्टेप समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप डालो सुपर एडमिन। सुपर एडमिन कौन है? अ पर्सन हु हैज ऑल द राइट बाय डिफॉल्ट एंड ही इज अ सर्टिफाइड कंसल्टेंट। सुपर एडमिन आप कहाँ से बनाओगे? यू नीड टू क्रिएट सुपर एडमिन फ्रॉम प्रोविजनिंग। ठीक है, कहाँ से बनाओगे? प्रोविजनिंग से बनाओगे। ठीक है, दिस सेकंड। इज इट। हाँ। क्या? ठीक है, दिस इज योर सेकंड स्टेप। ठीक है। उसके बाद एक काम करो, लेट्स टॉक अबाउट आरबीपी, रोल बेस्ड परमिशन। ठीक है। ओके। Which रोल one? बेस्ड, रोल बेस्ड परमिशन, आरबीपी, ये दिख रहा है आपको? रोल बेस्ड Yes. परमिशन। Hmm. दिस दिस इज योर थर्ड स्टेप। अब रोल बेस्ड परमिशन में पता है क्या होता है? ये मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये सब चीजें हमें करनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम क्या क्या काम करना होता है एज एसी कंसल्टेंट। रोल बेस्ड परमिशन क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में एज पर द रोल वी हैव एक्सेस ना। अगर मैं एचआर हूं तो मेरे को एचआर से रिलेटेड एक्सेस मिलेगा। अगर कोई एफआई का बंदा है तो उसको एफआई से रिलेटेड ही एक्सेस मिलेगा। इज इट क्लियर? तो एज पर द Hmm. रोल वी डू हैव एक्सेस। तो ये एक्सेस प्रोवाइड करने का काम कंसल्टेंट का होता है। तो एज अ कंसल्टेंट, सपोज इफ आई एम कंसल्टेंट, इसी कंसल्टेंट, सो माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड द एक्सेस टू यूजर्स। ठीक है, कि उनके रोल के अकॉर्डिंग उनको क्या एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है। तो थर्ड, तो जब आप परमिशन दोगे कि ठीक है ये रोल है तो ये वाला एक्सेस होगा, ये वाला रोल है तो ये वाला एक्सेस होगा। तो ये जो रोल बेस्ड एक्सेस है, ठीक है, ये जो देता है उसे तो कुछ तो उसका नाम होगा ना, कुछ तो उसको कहते होंगे, राइट? तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिक्योरिटी एडमिन। तो सुनो, जो सक्सेस फैक्टर की जो सिक्योरिटी है वो तीन लेवल पे डिवाइडेड है। ठीक है। सबसे पहले है आपका सुपर एडमिन। सुपर एडमिन सेट करता है आरबीपी, कॉन्फ़िगर करता है सिक्योरिटी इन द सिस्टम, कंसल्टेंट क्रिएट करता है, कंसल्टेंट को एक्सेस देता है, उनके एक्सेस को रिवोक करता है, और ही इज द फर्स्ट यूजर यूजर जो इंस्टेंस में लॉग इन करता है, क्योंकि यही वो पहला बंदा है जो कंपनी सेटिंग में जाके चीजों को इनेबल कर रहा है, फिर इंस्टेंस में आके चेक कर रहा है। अब एक एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सुपर एडमिन हो सकते हैं? कितने भी। आपके पास अगर 10 कंसल्टेंट सर्टिफाइड है तो आप 10 को सुपर एडमिन बना दो, इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। बट शर्त यही है कि सर्टिफाइड होना चाहिए कंसल्टेंट। ठीक है। एंड ही हैज ऑल द प्रिविलेजेस बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आता है सिक्योरिटी एडमिन। सिक्योरिटी एडमिन क्या करता है? रूल्स क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो मुझे वॉलमार्ट के लिए सिस्टम में एक्सेस देना है, आई एम ईसी कंसल्टेंट। ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड कंसल्टेंट विच इज फाइन, बट आई एम ईसी कंसल्टेंट, राइट? सो व्हाट आई डू, सो आई विल क्रिएट अ रोल फॉर वॉलमार्ट। जो भी रोल्स होंगे, उनके जो भी रोल्स होंगे वो वॉलमार्ट मुझे बताएगा कि उनके पास क्या क्या रोल्स है। तो उस रोल्स के अकॉर्डिंग उनको परमिशन देना सिस्टम में, ये मेरा काम है। तो उसे हम सिक्योरिटी एडमिन कहते हैं। फिर आता है लोकल एडमिन एंड एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर टूल, राइट? यानी लोकल एडमिन जो क्या करता है, वो लोकल, जैसे कि पासवर्ड का रीसेट कर देना, किसी को प्रॉक्सी राइट दे देना, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, अकाउंट को रीसेट करना, ये सारे काम वो करता है। ये ये वॉलमार्ट का भी बंदा हो सकता है, मतलब वॉलमार्ट की ही किसी किसी कैंडिडेट को चुनकर आपने उसको लोकल एडमिन बना दिया। सो जब, ताकि वो जो छोटे छोटे काम है, जैसे पासवर्ड रीसेट होना, यूजर रीसेट होना, पासवर्ड पॉलिसीज को चेंज करना, उसके लिए वो टिकट्स हमारे पास ना है। तो काम आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये किया आपने। तो सुपर एडमिन कौन होता है? ही इज द फर्स्ट पर्सन हु लॉग इन इंस्टेंस एंड सिस्टम, ओके, एंड ही हैज ऑल द राइट। सिक्योरिटी एडमिन कौन होगा? जो रोल्स क्रिएट करेगा और जो लोगों को, जो यूजर्स हैं, उनको उनके रोल के अकॉर्डिंग सिस्टम में परमिशन देगा। लोकल एडमिन कौन होगा? पासवर्ड वगैरह रीसेट कर देना, ये सब कर देना। क्या ये कंसल्टेंट हो जरूरी है? नहीं, ये कोर यूजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये वॉलमार्ट के वो लोग जिन्हें बिजनेस की अच्छी नॉलेज है वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों सिर्फ कंसल्टेंट ही होंगे और कोई नहीं होगा। क्लियर है ये? आप ये वाला फाइल शेयर करोगे ना?
हाँ हाँ, ये मैं शेयर करूंगी। तीनों तीनों जो भी दिख रही है ना, तीनों शेयर। हम्म। क्लियर है ये? जी। अमर, आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मुझे क्लियर है। क्लियर है? मैं नोट ठीक कर है। रहा हूँ अपने पास में। हाँ ठीक है, ये बाकी फाइल भी मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो पहला स्टेप मेरा क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्रोविजनिंग में हमें लॉग इन करना है, सुपर एडमिन बनाना है, फिर लोगों को परमिशन देना है, खुद को परमिशन लेना है एज अ कंसल्टेंट, आरबीपी पे काम करना है। ये सब हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नाउ वी नीड टू वर्क, वी शुड हैव डेटा, राइट? तो हाउ मेनी डेटा मॉडल्स वी हैव इन सक्सेस फैक्टर? वी हैव टोटल 7 डेटा मॉडल। अब एक चीज याद रखना, इंटरव्यू में ना डेटा मॉडल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा मॉडल। मैं बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जरूर सीखना जिनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब जो होता है ना, कुछ हमारे पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो बेस होती है, 90% इंटरव्यू आपको उसी से क्लियर होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना, जो मैं टॉपिक्स बताऊं उनको डिटेल में जाना है, ठीक है, ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो। तो डेटा मॉडल से अब कितने डेटा मॉडल है, हाउ मेनी डेटा मॉडल्स वी हैव इन सक्सेस फैक्टर? वी हैव टोटल 7 डेटा मॉडल, ठीक है। एक एक करके डेटा मॉडल के बारे में बात को समझते हैं। तो फर्स्ट डेटा मॉडल इज अ कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटा मॉडल वो डेटा मॉडल है जो ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे लीगल एंटिटी, डिवीजन, डिपार्टमेंट, लोकेशन, लोकेशन ग्रुप, ज्योग्राफिकल जोन, पे रेंज, पे ग्रेड, फ्रीक्वेंसी। ये कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन तो नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन है। बेसिकली दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक। ये बिल्डिंग ब्लॉक है जो एक स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, ठीक है। आप फोर्थ नंबर की हेडिंग डालो और वहां पे लिखो कॉर्पोरेट डेटा मॉडल और इजिकल टू करके लिखो ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन और फाउंडेशन ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन और फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, जब ये लिख लो आपने तो थर्ड बताना। बोला या फोर्थ? फोर्थ, क्योंकि देखो पहला क्या हुआ, हाँ। प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग। दूसरा क्या हुआ, या सुपर एडमिन। सुपर एडमिन। तीसरा क्या हुआ, रोल बेस्ड आरबीपी, परमिशन। रोल रोल बेस्ड। बेस्ड या। परमिशन। अब उसके बाद जब सारी परमिशंस की हमने बात कर ली, देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग द डेटास, राइट? फिर हम डेटा बनाना क्रिएट करेंगे। तो पहला डेटा मॉडल क्या बनाओगे आप, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। सो कॉर्पोरेट डेटा मॉडल आर द डेटा, डेटा विच कैरी ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, दीज आर द फाउंडेशन ऑब्जेक्ट। वो क्या है, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन सब, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, इन सबको डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना क्या क्या है, सिर्फ वो देख रहे हैं, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ये लिखा, जी। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे लिखो कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। फिफ्थ नंबर पर कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। अब कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल सिर्फ एक ही है सक्सेस फैक्टर में, ठीक है। और वो क्या है, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल है आपका कॉर्पोरेट एड्रेस। सिर्फ कॉर्पोरेट एड्रेस। अब ये मतलब क्या है इसका, देखो, इन, अगर आप इंडिया में डेटा बना रहे हो तो इंडिया का एड्रेस फॉर्मेट अलग है ना, जी। जर्मनी का अलग है, ऑस्ट्रेलिया हम्म। का अलग है। तो इसका मतलब एड्रेस फॉर्मेट तो कंट्री स्पेसिफिकली हुआ ना, राइट? इंडिया का पिन कोड लेंथ अलग है और बाकी कंट्री का पिन कोड लेंथ अलग है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, आप बोलोगे द डेटा विच कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर कंट्री, इट कॉल्स अ कंट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल। एग्जाम्पल पूछे कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का एग्जाम्पल बताओ, तो आंसर इज कॉर्पोरेट एड्रेस। क्या आंसर व्हाट होगा, इज कॉर्पोरेट एड्रेस, एड्रेस। ठीक है। करेंसी। करेंसी, करेंसी आपका ये नहीं है, करेंसी आपका ये वाला डेटा नहीं है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें हैं, ठीक है। हम इसी की जी। बात कर रहे हैं बस, ठीक है। ओके। जी। ओके, बाकी अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी डिटेल में जाना है इन चीजों के, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है आपके पास सक्सेशन डेटा मॉडल। उसके बाद लिखो सक्सेशन डेटा मॉडल। अब सक्सेशन डेटा मॉडल क्या है, द डेटा रिलेटेड टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन।
सक्सेशन डेटा मॉडल का मतलब है द डेटा रिलेटेड टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। यानी एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जॉब इंफॉर्मेशन, जॉब रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब क्या है? ये एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो सक्सेशन डेटा मॉडल, जैसे मैं बोलूं सक्सेशन डेटा मॉडल, तो एक दिमाग में पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। मैं अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखो कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल, दिस वन, कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल। अब देखो, जैसे कॉर्पोरेट एड्रेस कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल है, वैसे कुछ डेटा जो पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही होते हैं, मतलब वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि सेम फॉर्मेट पूरी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं चलेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखो, और यही आपको इंटरव्यू में भी बोलना है। वो आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे, गिव अस सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल, द सेम आंसर यू विल गिव व्हिच आई एम टेलिंग यू। ठीक है, नेशनल आईडी, आधार कार्ड पूरे वर्ल्ड में नहीं चलेगा। ठीक है, नेशनल आईडी, दिस इज कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल। ठीक है, नेशनल आईडी लिखो। होम एड्रेस, होम एड्रेस, ठीक है ना, मेरे घर का एड्रेस मेरी कंट्री के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा भाई। ठीक है, होम एड्रेस। ओके, जॉब इंफॉर्मेशन, कुछ जॉब इंफॉर्मेशन में कुछ फील्ड हो सकता है सिर्फ इंडिया ही कैरी करे जो ऑस्ट्रेलिया कैरी ना करे। ठीक है, तो वो लोकल बनती हैं जॉब इंफॉर्मेशन। जॉब इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबल असाइनमेंट, ग्लोबल असाइनमेंट हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से यूके जा रहा है, ठीक है, तो उसके अलाउंसेस अलग होंगे। उसे हमने कुछ ग्लोबली कुछ प्रोजेक्ट असाइन किया है, उसके अलाउंसेस अलग होंगे। लेकिन कोई यूके से यूएस जा रहा है, उसके अलाउंसेस अलग होंगे, राइट? तो हर कंट्री का अपना अपना एक अलग अलाउंसेस होगा, अलग बेनिफिट्स होंगे ग्लोबल असाइनमेंट के। तो ये जो चार मैंने आपको बताए, नेशनल आईडी, ठीक है, होम एड्रेस, जॉब इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबल असाइनमेंट, ये चार जो हैं वो एग्जाम्पल हैं कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल के। और कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट एड्रेस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉर्पोरेट एड्रेस का, कॉर्पोरेट डेटा मॉडल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करते हैं। देन कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल में आपका कॉर्पोरेट एड्रेस आता है। सक्सेशन डेटा मॉडल कैरी करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। देन कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल में आपके पास नेशनल आईडी, होम एड्रेस, ग्लोबल असाइनमेंट एंड क्या होता है? होम एड्रेस, ग्लोबल असाइनमेंट, नेशनल आईडी एंड जॉब जॉब इंफॉर्मेशन, इन्फो। जॉब इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चार मेन डेटा मॉडल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीन अदर डेटा मॉडल है, थ्री अदर डेटा मॉडल है। उसमें से एक डेटा मॉडल है आपका प्रोपोगेशन। अब उसके बाद लिखो कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल के बाद लिखो प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन क्या है? व्हाट इज प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन, अच्छा आप मुझे एक बताओ, आपने जब कभी ऑनलाइन फॉर्म्स भरे हैं, आप जैसे अपना नाम डालते हो तो हो सकता है कि कभी कभी आपके नाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। कभी देखा है ऐसा? कभी हुआ है? कभी कोई हाँ। मेल ऑटो आईडी वगैरह डालते, ऑटो पॉपुलेट हो जाती है ना? तो एज ए इसी कंसल्टेंट यू नीड टू ड्राइव दिस रूट। तो आप इसका यूज, प्रोपोगेशन का यूज क्यों होता है? सो दैट यू कैन रिड्यूस द मैन्युअल इंटरवेंशन। ठीक है, चीजों को ऑटो पॉपुलेट करने के लिए प्रोपोगेशन का रूल ड्राइव करते हैं हम। ठीक है, तो वो होता है प्रोपोगेशन। इसके बाद होता है वर्क फ्लो। वर्क अच्छा, फ्लो, ये 1 नंबर पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दो क्या आप? हाँ कर रही हूँ राजीव। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ऑटो पॉपुलेट समथिंग, ऑटो पॉपुलेट। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई इसका बेनिफिट पूछे प्रोपोगेशन का, तो एक ही लाइन में आंसर देना है
वी डू यूज प्रोपोगेशन टू रिड्यूस द मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है। ओके। हाँ, ऑटो पॉपुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है वर्क फ्लो। अब वर्क फ्लो क्या है? अच्छा, जैसे कि मुझे लीव लेनी है, ठीक है, मेरी लीव कोई तो अप्रूव करेगा तभी तो होगा ना सिस्टम में। यस और नो? हम्म। अपनी मर्जी से तो नहीं हो जाएगा ना, कोई तो लीव अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। हाँ। तो इस वर्क फ्लो में क्या होता है कि हाउ योर वर्क विल फ्लो इन सिस्टम, बेसिकली वर्क फ्लो इज इक्वल टू अप्रूवल प्रोसेस है। जैसे मान लो, एज ए एचआर मुझे किसी का कंपनसेशन चेंज करना है, ठीक है, तो आई एम इनिशिएटर, आई एम चेंजिंग दैट कंपनसेशन, बट वो कंपनसेशन अपडेट तब होगा जब उसको मेरा मैनेजर व्यू करेगा। तो उसके पास एक अप्रूवल जाएगा कि शी इज ट्राइड टू चेंज द कंपनसेशन, सो काइंडली रिव्यू इट। ठीक है। फिर वो रिव्यू करेगा, फिर वो रिव्यू जब करेगा, वो अप्रूव करेगा, तब जाके वो मास्टर डेटा में अपडेट होगा। तो बेसिकली दिस इज अप्रूवल प्रोसेस। वर्क फ्लो क्या है? अप्रूवल प्रोसेस है। तो एज अ कंसल्टेंट हमको इसको ड्राइव करना पड़ता है कि हम, ये हमारे क्लाइंट पे रिक्वायरमेंट देता है कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर सिस्टम में वो कोई कोई चेंज करना चाह रहा है, कुछ चेंजेस तो होंगे। कोई मान लो अपनी सैलरी चेंज करेगा, कोई एड्रेस चेंज करेगा, कोई अपना जॉब टाइटल चेंज करेगा, तो क्या उसके लिए अप्रूवल चाहिए? इफ यस, देन हमको वो कॉन्फ़िगर करके देना होता है। तो वो होता है वर्कफ्लो, एक डेटा मॉडल। तो वर्कफ्लो बेसिकली अप्रूवल प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद है इवेंट रीजन। इवेंट रीजन क्या? इवेंट रीजन इज नथिंग, इज जस्ट अ एक्शन। समझाती हूँ। ट्रांसफर का होना, प्रमोशन का होना, डिमोशन का होना, ठीक है, डेटा चेंज करना, ये सब एक्शंस हैं। तो वी हैव ऑलरेडी प्री डिफाइंड इवेंट्स अवेलेबल इन सिस्टम इन सक्सेस फैक्टर। हम कभी भी इवेंट क्रिएट नहीं करते हैं। एसएपी वो इवेंट हमें प्री डिलीवर्ड करके देता है, ठीक है, लेकिन हम उसका रीजन क्रिएट करते हैं। जैसे हायरिंग एक इवेंट है, हायरिंग एक एक्शन है। क्यों करनी है भाई हायरिंग? एक्सपेंशन है, ठीक है, टर्मिनेशन ज्यादा हुए हैं, है ना, सिस्टम जो पोजीशन है वो ऑक्युपाइड नहीं है ना, टर्मिनेट करना है किसी को, क्यों करना है? बिहेवियर इशू है, सैलरी इशू है, ठीक है, प्रोग्रेस इशू है, क्या इशू है, क्यों करना है टर्मिनेट किसी को? क्या वो जो एक्शन आप सिस्टम में ले रहे हो उसके पीछे का रीजन क्या है? दैट यू नीड टू क्रिएट। ठीक है। तो वो होता है इवेंट रीजन। तो ये हमारे 7 डेटा मॉडल हैं, और इन 7 डेटा मॉडल को कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी इन फ्यूचर, जिसकी ट्रेनिंग हमें लेनी है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटा मॉडल कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल हुआ, सक्सेशन डेटा मॉडल हुआ, कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल हुआ, प्रोपोगेशन हुआ, वर्क फ्लो हुआ, इवेंट रीजंस हुए, आरबीपीज हुए, ये सब कॉन्फ़िगर हमें करने हैं। तो अब उसके बाद लिखो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब देखो, सिस्टम में बल्क अपलोड कैसे होगा? देखो, आपको सिस्टम में कुछ बनाना है, बार बार एक एक करके क्रिएट न्यू क्रिएट न्यू क्रिएट न्यू तो करोगे नहीं। यहाँ पे जो 12th पॉइंट है ना, जहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट एम्प्लॉय डेटा लिखा हुआ है, इसके जगह लिखो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा। यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट हमें सिर्फ एम्प्लॉय डेटा के लिए नहीं, हर किसी के लिए समझना है। चाहे वो फाउंडेशन ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना हो, चाहे वो सक्सेशन डेटा को इंपोर्ट करना हो, चाहे वो एम्प्लॉय डेटा को इंपोर्ट करना हो, चाहे वो पिक लिस्ट को इंपोर्ट करना हो, यानी सिस्टम में चीजों को इंपोर्ट कैसे किया जाएगा, सिस्टम से चीजों को बाहर कैसे निकाला जाएगा, दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, वो हमें समझना होगा। उसके बाद है HRIS सिंक्रोनाइजेशन। HRIS क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है ना। इनको सिंक्रोनाइज करना, इनके लिए जॉब्स रन करना है, ये हमारा काम है। ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। 30, अभी लीव ऑफ एब्सेंस अब नहीं करते, अब ये दिस इज अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट एक अलग मॉड्यूल है। ठीक है, वो इसी का पार्ट नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करी हूँ, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? प्रोविजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, सुपर एडमिन, आरबीपी,
कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, सक्सेशन डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल, प्रोपोगेशन, इवेंट रीजन, वर्क फ्लो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, HRIS, सिंक्रोनाइजेशन। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, वो आपको एक इजी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए चाहिए। ये क्लियर है? हम्म, जी बस इंट्रो ही कि किसका क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा है आपने, क्योंकि सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर है? जी ठीक है। हाँ जी। अ- अब मीटिंग डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करते हैं, और आज हम समझेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सिस्टम में आप जो कुछ भी बनाओगे वो ऑब्जेक्ट ही है। आप लीगल एंटिटी बना रहे हो, ऑब्जेक्ट है। डिवीजन बना रहे हो, ऑब्जेक्ट है। पोजीशन बना रहे हो, ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय का डेटा बना रहे हो, ऑब्जेक्ट है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वो ऑब्जेक्ट किस डेटा मॉडल से बिलोंग करता है, और उसको कहाँ से नेविगेट किया जाता है। तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो।